आप लोगों ने कुरकुरे तो खाए ही होंगे जो 5 रुपए के मिलते हैं। तो आपने देखा होगा उसके MRP में 5 रुपीज़ लिखा रहता है। तो मैं बोलूँ कि आपको 5 रुपीज़ में नहीं लेना चाहिए, उससे कम में लेना चाहिए। तो आप बोलेंगे दीदी ये क्या बोल रही हैं, वो तो उतने ही लिखा रहता है तो उतने में ही मिलेगा ना। सो मैं आपको बता दूँ ऐसा नहीं होना चाहिए। जितना MRP लिखा रहता है उससे हमें कम सामान या गुड्स खरीदने चाहिए। अब इसका रीज़न मैं आगे बताऊंगी कि क्यों ऐसा होता है, क्या रीज़न है और क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं एज अ कंज्यूमर जो तुम्हें मिलने चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा, जो प्रोवाइड किए जाते हैं बट तुम्हें नहीं मिल पाते एज अ तुम्हारे शॉपकीपर्स या सेलर्स की वजह से तुम लोग को नहीं मिल पाते। वो हम आगे देखेंगे अभी। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक। हेलो एवरीवन, दिस इज़ पलक वर्मा एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद पलक वर्मा। चलो आज के टॉपिक्स को स्टार्ट करते हैं। नाउ फर्स्ट इंट्रोडक्शन। देखो इस चैप्टर में है क्या, पहले ये समझ लो और उसके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को समझ लो जो कि बार बार रिपीट होंगे तुम्हारे इस पूरे चैप्टर में। तो पहला वर्ड है कंज्यूमर। कंज्यूमर होता क्या है? तो कंज्यूमर अ पर्सन हु बायज एंड यूजेस गुड्स एंड सर्विसेज। वह पर्सन जो किसी गुड्स को या किसी सामान को खरीदता है या फिर किसी सर्विसेज को दूसरे से लेता है। सर्विस मतलब कोई काम दूसरे से करवाता है, ठीक, उसको कहते हैं कंज्यूमर। प्रॉब्लम्स फेस्ड, क्या क्या प्रॉब्लम जो है कंज्यूमर के द्वारा फेस किया जाता है। एडल्ट्रेशन, फॉल्स इन्फो, पुअर क्वालिटी, ओवर प्राइसिंग। मतलब कि एडल्ट्रेशन मतलब मिलावट, कंज्यूमर के द्वारा बहुत चीज़ों में मिलावट देखी जाती है, वो सब प्रॉब्लम्स है कंज्यूमर के लिए, क्योंकि अगर मिलावट रहेगी तो उसके हेल्थ पे भी वो अफेक्ट करेगा, ठीक है। फॉल्स इन्फो, कभी कभी प्रोडक्ट के बारे में गलत जानकारी उन लोगों को मिल जाती है, गलत बताया जाता है जिसकी वजह से वो बहुत हार्मफुल होता है प्रोडक्ट किसी कंज्यूमर के लिए। और पुअर क्वालिटी, कभी कभी जो सामान हम लोग खरीदते हैं या जो सेल किया जाता है मार्केट में वो उसका क्वालिटी या गुणवत्ता बहुत कम होती है, वो ख़राब क्वालिटी का होता है, तो वो उसके हेल्थ पे कंज्यूमर के इफेक्ट करता है। तो ये सब प्रॉब्लम जो है कंज्यूमर द्वारा फेस किया जाता है। और है ओवर प्राइसिंग। कभी कभी देखो कंज्यूमर को कोई सामान मार्केट में या सेलर्स जो है वो बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस में बेच देते हैं, बहुत ज़्यादा दाम में बेच देते हैं, जिसकी वजह से उनका लॉस होता है, बट किसका फ़ायदा होता है? मार्केट का और सेलर का, ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम जो है कंज्यूमर फेस करता है। तो आज इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ेंगे कि क्या कंज्यूमर फेस करते हैं, क्या दिक्कतें आती हैं उनके साथ और क्यों दिक्कतें आती है और कैसे इसका निवारण ढूंढा गया है, आगे वो सब हम पढ़ेंगे। और गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव मतलब चलाती है जिससे कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन जो है या प्रॉब्लम जो कंज्यूमर फेस कर रहे हैं वो कम हो सके, ठीक है। और कंज्यूमर जो है कैसे एक साथ मिलकर बाकी जो ये प्रॉब्लम है उससे बाहर निकले, वो सारा चीज़ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके साथ साथ कुछ एडिशनल पॉइंट्स है जिसको पढ़ेंगे, जैसे कि MRP हो गया और हमारा इंटरनेशनल जो कंज्यूमर डे है, इस सब के बारे में पढ़ेंगे, कब मनाया जाता है। और एक्स्ट्रा पॉइंट्स है वो तुम आगे चैप्टर में देखोगे। कंज्यूमर मूवमेंट है और लिमिटेशन है, क्या कंज्यूमर के पास राइट होता है कि वो जो सामान खरीदे उससे मतलब कैसे उसको कैसे खरीदे कि उसका जो है बेनिफिट रहे और क्या क्या राइट कंज्यूमर को मिला है ताकि उसका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, ताकि उसका लॉस ना हो, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है। तो ये सारा चीज़ हम अपने इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया इंट्रो और इसका एग्जाम्पल देख लो क्या है। जो अभी मैंने बताया है प्रॉब्लम फेस्ड का, उसका एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल है, द सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टुक अ लॉन्ग टाइम टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट देयर प्रोडक्ट कुड कॉज कैंसर। कि सिगरेट कंपनी है जो ये बहुत ज़्यादा टाइम लगा दी है एक्सेप्ट करने में कि उसकी जो प्रोडक्ट है या जो सिगरेट है वो जो है हेल्थ को प्रॉब्लम कर रहा है, मतलब कि वो एक हानिकारक डिसीज़ जो है उसकी वजह से हो रहा है जो कि कैंसर है। तो ये लोग जो कंपनी है सिगरेट की वो ये एक्सेप्ट नहीं कर रही थी कि उनके प्रोडक्ट की वजह से लोगों को कैंसर हो रहा है, ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम है जो कंज्यूमर फेस कर रहे हैं। नाउ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन, कंज्यूमर को किस किस तरीके से एक्सप्लॉइट किया जाता है वो तुम देखोगे। जैसे अंडर वेट, अंडर मेजरमेंट। कई बार तुम कोई सामान खरीदते हो उसका मेज़र करके, जैसे मानो तुम्हें खरीदना है 20 kg लेकिन जो है तुमको दिया जाता है 18 kg, मतलब सेलर जो है उसमें कुछ घपला कर देते हैं, यानी समझ लो कि वो अपना 2 kg बचा लेते हैं, तुमको नहीं देते हैं, जबकि तुमने उसका पूरा पैसा दिया है 20 kg का, लेकिन वो तुमको 18 kg दे। तो इसमें किसका फ़ायदा हुआ? सेलर का फ़ायदा हुआ, लेकिन लॉस किसका हुआ? कंज्यूमर का या कस्टमर का, ठीक। तो ये एक्सप्लॉयटेशन ही है। एडल्ट्रेशन, कई बार देखो हर चीज़ में मिलावट मिलती है तुमको, चाहे वो दूध हो गया, चाहे खाने के सामान हो गया, हर चीज़ में इस समय मिलावट आ रही है। तो ये सब भी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ये सब चीज़ें भी तो कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट कर रही है। हानिकारक है लेकिन उसमें मिला रहे हैं, एडल्ट्रेशन कर रहे हैं मतलब मिलावट कर रहे हैं उसमें, ठीक। फॉल्स एडवर्टाइजमेंट, ये भी एक एक्सप्लॉयटेशन का फॉर्म है। ये गलत गलत जानकारी जो है प्रोडक्ट का कंज्यूमर को दे रहे हैं ताकि उनका सामान और बिक जाए। तो ये सब जो है एक्सप्लॉयटेशन के फॉर्म है, ठीक। डिफेक्टिव गुड, कई बार ख़राब सामान भी पैक करके या फिर कुछ अलग तरीके से उसको बेच दिया जाता है, डिफेक्टिव गुड। तो इसमें किसका लॉस है? कंज्यूमर का लॉस है, एक्सप्लॉइट हो रहा है कंज्यूमर। ओवर चार्जिंग, जो मैंने अभी बताया कि कई बार किसी सामान का दुगना जो है सेलर जो है बेच देते हैं, ओवर चार्ज कर लेते हैं उसका, जिसमें उन लोग का तो फ़ायदा होता है लेकिन बेचारे कंज्यूमर का लॉस हो जाता है, ठीक है। पुअर सेफ्टी,
और उसमें सेफ्टी का भी लॉस कई बार दिखता है, जो भी मैंने बताया सिगरेट के केस में, कैसे सिगरेट जो है बहुत हार्म कर रहा है, तभी लोग उसको पीते हैं ना, लेकिन हार्म तो बहुत ज़्यादा कर रहा है। तो वो सेफ्टी के स्टैंडर्ड में नहीं मतलब खड़ा उतर रहा है, लेकिन तब भी जो है वो कंपनियां बंद नहीं हो रही हैं, और जो है इतना वो सेफ्टी जो है नहीं प्रोवाइड कर रहा है, जो उसका प्रोडक्ट है वो सेफ्टी प्रोवाइड नहीं कर रहा है, उससे हेल्थ इशू हो रहे हैं इतने ज़्यादा। तो ये भी एक एक्सप्लॉयटेशन है कंज्यूमर का। वो लोग तो प्रॉफिट कमा रहे हैं, लेकिन कंज्यूमर बेचारे को क्या हो रहा है, वो एक्सप्लॉइट हो रहा है, उसको हेल्थ इशूज़ हो रहे हैं, उसको इतना प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। ठीक, नाउ फैक्टर लीडिंग टू एक्सप्लॉयटेशन, क्या क्या कारण की वजह से ये एक्सप्लॉयटेशन हो रहे हैं वो देखो। लिमिटेड इन्फो, कम जानकारी, ज़्यादा बता देंगे कि क्या क्या इसमें मिला है, क्या जो डेंजरस चीज़ इसमें एलिमेंट्स मिला हुआ है वो सब बता देंगे, या सब छाप देंगे इंग्रेडिएंट में, तो कोई खरीदेगा ही नहीं। ठीक है, इसीलिए वो लोग लिमिटेड इन्फो देते हैं। ठीक है, इसी से एक्सप्लॉयटेशन होता है। सेकंड है इलिटरेसी, कई बार इलिटरेसी देखने को मिलती है, मतलब पढ़े लिखे नहीं होता कि वो लोग अपना देख ले कि कौन सा प्रोडक्ट उनके लिए सही है, कौन सा नहीं सही है। नाउ लिमिटेड सप्लाई, उन लोग को सप्लाई भी कई बार नहीं मिल पाता, कि मतलब जो सामान उन लोग को चाहिए उसको वो उनके पास या तो ना हो, या तो फिर कोई बहुत ज़्यादा खरीद लिया और इसकी वजह से उनको ना मिल पाए। ठीक है, तो ये हो गया, ये अनदर फैक्टर है जो एक्सप्लॉयटेशन देखने को मिल रहा है कंज्यूमर को। तो फोर्थ, मिसलीडिंग एड्स। मिसलीडिंग एड्स, कई बार ऐसे एड्स चला जाते हैं जो मिसलीड करते हैं कंज्यूमर को, मतलब कि बताया कुछ जाएगा और छपा कुछ रहेगा तुम्हारे पैकेट्स पे या कोई भी प्रोडक्ट जो तुम खरीद रहे हो, तो ये मिसलीड होता है कंज्यूमर जो है। ठीक, उनको कोई डायरेक्शन समझ में नहीं आता कि सच में ये प्रोडक्ट अच्छा है या बुरा है हमारे लिए। ठीक है, नाउ वीक लीगल इन्फोर्समेंट, कम जो है कानून का जो लागू होना, मतलब कि वहाँ ये जो कानून हैं जो बनाए गए हैं कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो अच्छे से लागू नहीं होंगे तो कंज्यूमर कैसे प्रोटेक्ट रहेगा। ठीक है, इसलिए जो है एक्सप्लॉयटेशन देखने को मिलता है कंज्यूमर का। ठीक, नाउ कंज्यूमर मोमेंट। कंज्यूमर मोमेंट क्या होता है, इमर्ज फ्रॉम डिससेटिस्फैक्शन, यही सब जो प्रॉब्लम मैंने बताया उसके वजह से डिससेटिस्फाई होकर जो वो लोग हैं, वो लोग अपने इस प्रॉब्लम से सेटिस्फाई नहीं होके ये मूवमेंट चालू हुआ है, या ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ। रैम्पेंट फूड शॉर्टेज, होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग, एडल्ट्रेशन ऑफ फूड एंड एडिबल ऑयल, मतलब फूड का शॉर्टेज होना, ब्लैक मार्केटिंग होना, एडल्ट्रेशन होना फूड का, एडिबल ऑयल का मिलावट होना खाने की चीज़ों में, खाने के तेल में। तो ये सब जो है किसको जन्म दिए, कंज्यूमर मूवमेंट को जन्म दिए। किन इन 1960 में। ठीक है, और राल्फ नादर अ कंज्यूमर एक्टिविस्ट इज कंसिडर्ड एज अ फादर ऑफ अ कंज्यूमर मूवमेंट। जो राल्फ नादर है ना, एक कंज्यूमर एक्टिविस्ट है, मतलब कंज्यूमर के प्रति ये लड़ाई लड़ते थे, मतलब इनका साथ ये देते थे एज अ लीडर, तो इन्हीं को फादर ऑफ कंज्यूमर मूवमेंट कहा जाता है। ठीक है, नाउ मोर एक्टिव, मतलब इसमें और भी अभी एक्टिव है कंज्यूमर मूवमेंट। यूज़ लीगल मीन्स मीडिया एंड प्रोटेस्ट, मतलब ये जो है कंज्यूमर मूवमेंट्स, ये लड़ाई झगड़ा करके नहीं वो करते हैं, ये लोग लीगल मीन्स के मतलब कानूनी तौर के, या जो लीगल है या जो सही है वो तरीके से प्रोटेस्ट करके या मीडिया में फैला के ये लोग अपना जो है कंज्यूमर लोग जो हैं वो मूवमेंट करके अपना जो समाधान पाना चाहते हैं, जो प्रॉब्लम वो फेस करते हैं। ठीक है, नाउ 15 मार्च इज सेलिब्रेटेड एज अ वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे। जो 15 मार्च है उसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे के तौर पे। ठीक है, टेकिंग द कंज्यूमर मूवमेंट फॉरवर्ड। नाउ फर्स्ट, इंडिया हैज़ ऑब्जर्विंग 24 दिसंबर एज अ नेशनल कंज्यूमर डे। इंडिया जो है 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर डे के रूप में मनाता है। इट वॉज ऑन दिस डे दैट द इंडियन पार्लियामेंट इनेक्टेड द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इन 1986, मतलब इसी दिन जो इंडियन पार्लियामेंट, मतलब इंडिया के जो पार्लियामेंट है उसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो लागू किया गया था इन 1986 में। ठीक, इंडिया इज़ वन ऑफ द कंट्रीज दैट हैव एक्सक्लूसिव कोर्ट्स फॉर कंज्यूमर रिड्रेसल, मतलब कह रहा है कि इंडिया एक ऐसी कंपनी है जहाँ पे ये जो कंज्यूमर का है जो मामला है या फिर जो शिकायतें उसको सुलझाने के लिए अलग कोर्ट बनाया गया है, उसके शिकायतों को सुलझाने के लिए एक अलग कोर्ट बनाया गया है। ठीक है, कंज्यूमर मूवमेंट शो प्रोग्रेस इन टर्म ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स। कंज्यूमर मूवमेंट जो है वो अपना प्रोग्रेस कैसे दिखा रहा है कि ढेर सारी ग्रुप बन गई जो कि काम कर रही हैं कंज्यूमर मूवमेंट के तौर पे, तो ये उसका प्रोग्रेस शो कर रहा है। ठीक है, एंड टुडे दे हैव 700 कंज्यूमर ग्रुप्स इन विच ओनली 20 and 25 आर वेल ऑर्गेनाइज। और जो मैंने अभी बताया ऑर्गेनाइज ग्रुप ढेर सारे बन रहे हैं, उसमें से मतलब इस समय 700 ऑर्गेनाइज ग्रुप है, जिसमें से बस 20 और 25 ही रेगुलर बेसिस पे वर्क करें या कहो कि ऑर्गेनाइज्ड हैं। कंज्यूमर रिड्रेसल आर टू मच टाइम कंज्यूमर, और कंज्यूमर का जो शिकायत का निवारण होता है बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है।
ठीक है। द एग्जिस्टिंग लॉ ऑल्सो आर नॉट क्लियर ऑन द इशू ऑफ कंपनसेशन टू कंज्यूमर इंजर्ड बाय डिफेक्टिव गुड्स। मतलब कि जो ये लॉ इस समय बना हुआ है कंज्यूमर को प्रोटेक्शन के लिए, वो भी इतना क्लियर नहीं है कि वो जो है बता सके जो कंपनसेशन मिलना चाहिए कंज्यूमर को जो कि ख़राब सामान पाया है, उस पर ये जो लॉ बनाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा वो क्लियर नहीं है। नाउ आफ्टर 25 ईयर ऑफ इनेक्टमेंट ऑफ कोपरा अवेयरनेस स्प्रेडिंग स्लोली। मतलब कि कोपरा जो है एक प्रोटेक्शन एक्ट है जो कि चलाया गया है ना, इसके द्वारा गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। लेकिन जो है इसके 25 साल पूरे होने के बाद भी अभी भी अवेयरनेस जो है, जागरूकता जो है बहुत धीरे धीरे फैल रही है कंज्यूमर में, ठीक है, कंज्यूमर ग्रुप्स में। रूल्स एंड आर ऑफ्टन नॉट फॉलो, रूल्स रेगुलेशन भी फॉलो नहीं हो रहा है, इसलिए एक्सप्लॉयटेशन और बढ़ते जा रहा है ना। रियल प्रोटेक्शन ओनली अचीव्ड बाय एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ कंज्यूमर। जब तक कंज्यूमर खुद के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे लड़ने के लिए या फिर इन्वॉल्व नहीं होंगे इस सब चीज़ में, मोमेंट्स में, या फिर जो ये जो कोर्ट में लड़ाई होता है उस सब में इन्वॉल्व नहीं होंगे, तब तक उनको रियल जो है प्रोटेक्शन नहीं मिल पाएगी, ठीक। लिमिटेशन ऑफ कंज्यूमर मोमेंट, क्या लिमिटेशन है कंज्यूमर मोमेंट का, जो कंज्यूमर का आंदोलन चलाया गया था उसका क्या लिमिटेशन है। देखो, लो रूरल अवेयरनेस, जो गांव के लोग होते हैं वो इतने पढ़े लिखे नहीं रहते तो उनको ये सब नहीं समझ में आता, तो वो अवेयर नहीं होते इस सब चीज़ के लिए, ठीक है। लो ग्रीवेंस रिड्रेसल, मतलब ग्रीवेंस मतलब शिकायतें, रिड्रेसल मतलब निवारण, उनके शिकायत का निवारण जो है वो धीमे धीमे होता है, इसीलिए वो और नहीं इन्वॉल्व होना चाहते इस सब में। लो पार्टिसिपेशन, कम लोग इसीलिए पार्टिसिपेट भी करते हैं। लिमिटेड रिसोर्स, उनके पास रिसोर्स नहीं है, संसाधन नहीं है कि वो अपनी बात जाके कह पाए, या फिर कोई ऐसा इशू आ जाता है कि रिसोर्सेज कमी आ जाता है कि वो पहुंच के अपना बात शिकायत या नहीं कर पाते। कई बार देखो पैसे की कमी की वजह से बहुत लोग नहीं जाते कि नहीं कोर्ट में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा, इसे लॉयर करना पड़ेगा, ये वो, तो इस रिसोर्स की कमी की वजह से भी बहुत लोग अपना इशू नहीं बता पाते, ठीक। नाउ कंज्यूमर इंटरनेशनल, कंज्यूमर इंटरनेशनल क्या है, चलो वो देखते हैं। यूनाइटेड नेशन अडॉप्ट द यूएन गाइडलाइंस फॉर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन इन 1985। यूनाइटेड नेशन जो है एक यूएन गाइडलाइंस लॉन्च किया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए 1985 में, ठीक है। दिस वॉज अ टूल फॉर नेशन टू अडॉप्ट मेजर टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर। ये एक ऐसा टूल है हर नेशन के लिए कि वो अडॉप्ट करे प्रोटेक्शन कंज्यूमर को, ठीक है, मतलब कंज्यूमर को प्रोटेक्शन दे। एंड फॉर कंज्यूमर एडवोकेसी ग्रुप्स टू प्रेस देयर गवर्नमेंट टू डू सो, मतलब और गवर्नमेंट मतलब कंज्यूमर का एक एडवोकेसी मतलब जो कि वकालत करते हैं उनके लिए वकालत करने के लिए एक ऐसा ग्रुप बनाए, कंज्यूमर के वकालत करने के लिए एक ऐसा ग्रुप बनाए कि वो जाके गवर्नमेंट को प्रेस करे कि वो उनके लिए रूल्स और रेगुलेशन बनाए और वो फॉलो होनी चाहिए, ऐसे वो चाहते हैं। एट द इंटरनेशनल लेवल दिस हैज़ बिकम द फाउंडेशन फॉर कंज्यूमर मूवमेंट, और ये इंटरनेशनल लेवल पे एक फाउंडेशन बना कंज्यूमर मूवमेंट का, ठीक है। टुडे कंज्यूमर इंटरनेशनल हैज़ बिकम अ लार्ज बॉडी ऑफ 220 ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये जो कंज्यूमर इंटरनेशनल जो है उसमें अब 220 ऑर्गेनाइजेशन शामिल है, ठीक है, और उसमें से 115 कंट्रीज़ उसमें शामिल है, ठीक है। उससे ज़्यादा 115 कंट्रीज से मतलब उससे ज़्यादा कंट्रीज़ में शामिल है इस समय कंज्यूमर इंटरनेशनल में। इन इंडिया द इनेक्टमेंट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड कोपरा जो है वॉज द मेजर स्टेप टेकन बाय द इंडियन गवर्नमेंट इन 1986। देखो इसी के बाद जो है वो है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा प्रोटेक्शन एक्ट जो है लागू किया गया 1986 में, जो कि कोपरा है, ठीक है। यू विल लर्न अबाउट कोपरा लेटर, मतलब ये कह रहा है कि कोपरा के बारे में तुम आगे क्लास में जानोगे या बाद में जानोगे, ठीक है, डिटेल से। नाउ कंज्यूमर राइट्स, कंज्यूमर के पास क्या क्या राइट्स हैं, ठीक है, अब ये देखते हैं। राइट टू सेफ्टी, मतलब कि उसके पास ये अधिकार है कि वो अपने गलत सही उसके जो उसको नुकसान कर रहा है या फिर जो उसको फ़ायदा कर रहे हैं वो सब के बारे में वो जाने, उसके पास राइट टू सेफ्टी है, ठीक है। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, मतलब कि उसके प्रोडक्ट में जो खरीद रहा है उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट है, किस चीज़ के से बना है और कैसे बना है, वो सब उसको पता होना चाहिए क्योंकि उसके पास राइट टू इन्फॉर्म्ड है, ठीक। नाउ राइट टू चूज़, वो अपना सामान चूज़ कर सकता है कि कौन वो उसके लिए हानिकारक है, क्या उसके लिए सही है क्या नहीं सही है, तो वो उसके पास राइट टू चूज़ है, कोई इसको फोर्स नहीं कर सकता, ठीक है। राइट टू बी हियर्ड, मतलब कि उसके पास राइट टू हियर मतलब कि वो अपना शिकायत या उसको कोई नुकसान हुआ है कोई प्रोडक्ट लेने से तो वो अपना बात जाके कोर्ट्स में रखे और अपने जो ऑर्गेनाइजेशन बने हैं या फिर कंज्यूमर मूवमेंट बनी है उसमें अपना बात रखे, अपना बराबरी का साथ दे उस सब मोमेंट्स में, तो उसका आवाज़ जो है गवर्नमेंट को सुननी चाहिए ताकि उसका समाधान हो सके कि उसके पास राइट टू बी हियर्ड है, ठीक है। अब राइट टू सीक एड्रेशन, मतलब वो अपने उसका अगर कोई प्रॉब्लम आया कोई प्रोडक्ट से रिलेटेड और वो गया गवर्नमेंट के द्वारा पास गया और कोर्ट के जज उसको मना कर दिए
तो वो मना नहीं कर सकते ना। क्यों नहीं मना कर सकते? क्योंकि उसके पास राइट टू सीक एड्रेसल, मतलब अपने समाधान का चाहिए, उसके पास ये राइट है। वो कोई इसको मना नहीं कर सकता कि तुम्हें इसका जो है जजमेंट नहीं मिलेगा, कि तुम्हारे साथ बुरा हुआ है तुम्हें इसका जजमेंट नहीं मिलेगा, कोई ऐसा उसको नहीं कर सकता। ठीक है। नाउ राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, कंज्यूमर का एजुकेशन होना चाहिए। मतलब कि इसमें ये राइट का मतलब ये है कि अगर कोई प्रोडक्ट तुम ले रहे हो उसको कैसे यूज़ करना है, कैसे उसको मतलब कि रख रखाव उसको कैसे, कभी कभी देखो मेडिसिन रहता है कि उसके बारे में उसको ऐसे जगह मत रखो जहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट हो या बहुत ज़्यादा कोल्ड हो, तो उसके बारे में कंज्यूमर को सारा पता रहना चाहिए कि उसको कैसे यूज़ करना है, कैसे टाइमली यूज़ करना है और कहाँ पे रखना है, कैसे रखना है, वो सारा नॉलेज जो है कंज्यूमर को होना चाहिए। तो उस कंज्यूमर के पास राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन है। ठीक है। नाउ इन्फॉर्मेशन अबाउट गुड्स एंड सर्विस, क्या इन्फॉर्मेशन गुड्स और सर्विस के द्वारा दिया जाता है या उसके बारे में दिया जाता है? मैन्युफैक्चरर डिस्प्ले सम इंफॉर्मेशन ऑन देयर प्रोडक्ट जस्ट लाइक इंग्रेडिएंट यूज, प्राइस, बैच नंबर, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, एक्सपायरी डेट एंड द एड्रेस ऑफ मैन्युफैक्चरर। मतलब कह रहा है कि मैन्युफैक्चर जो है ये सारा चीज़ जो मैंने अभी पढ़ा वो सारा चीज़ अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है छापा रहता है या फिर छपवाया रहता है, क्योंकि कंज्यूमर हैव अ राइट टू बी इन्फॉर्म। जो मैंने अभी सारे राइट्स पढ़ रहे हैं उसमें से एक राइट देखो है, कंज्यूमर के पास ये अधिकार है कि उसके सारी जानकारी रहे कि प्रोडक्ट में क्या मिला है, क्या कैसे है, उसके पास सारी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। कब एक्सपायर हो रहा है, कब ये मैन्युफैक्चर हुआ, तो ताकि वो अपने अकॉर्डिंग उसको ले सके या इनकार कर सके। ठीक है। अबाउट गुड्स एंड सर्विस दैट दे हैव परचेस, देखो जो मैंने बताया कि उसके पास सारा, उसके पास राइट टू इन्फॉर्म्ड है, मतलब उसके पास अधिकार है कि वो जाने अपने गुड्स और सर्विसेज के बारे में जो वो खरीदा है। ठीक है। एंड दे कैन कंप्लेन एंड ऑल्सो आस्क फॉर कंपनसेशन और रिप्लेसमेंट, और ताकि वो कंप्लेन कर सके और या फिर मुआवजा ले सके अपने, या फिर उसको बदल सके। कोई प्रोडक्ट अगर वो लिया है अगर वो ख़राब है तो उसका कंपनसेशन भी ले सकता है या फिर रिप्लेस कर सकता है, उसके पास ये भी ऑप्शन रहता है। इफ़ द प्रोडक्ट प्रूव टू बी डिफेक्टिव इन एनी मैनर, ये कब होगा, मतलब कंपनसेशन या रिप्लेसमेंट कब होगा, जब तुम्हारा प्रोडक्ट जो तुम लिए हो वो डिफेक्टिव मिले। ठीक। सिमिलरली कंज्यूमर कैन प्रोटेक्ट एंड कंप्लेन टू द अथॉरिटीज, मतलब कंज्यूमर जो है वो कंप्लेन भी कर सकते हैं अथॉरिटी को। ठीक है। अगर उसको कोई दिक्कत आया, ठीक है, प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं। इफ़ समवन सेल्स ए कमोडिटी एट मोर देन द MRP, कब कंप्लेन करेगा अथॉरिटी से, या कब कंप्लेन करेगा गवर्नमेंट से, या फिर जो भी जजेस हैं उनको कब कंप्लेन करेगा, या फिर जो कंज्यूमर मूवमेंट्स चला रहे हैं उनसे कब कंप्लेन करेगा, तब जब उसको कोई सामान MRP से ज़्यादा बेचा गया हो। In fact, consumer can bargain with the seller to sell at less than the MRP, मतलब कह रहा है कंज्यूमर जो है बार्गिन कर सकता है, मतलब कि बार्गिन मतलब होता है लेन देन, मतलब कि डील कर सकता है, या फिर कहो कि बातचीत कर सकता है कि उसको MRP से कम ही प्राइस में वो चीज़ चाहिए, क्योंकि बिकॉज इट इज़ नॉट अ फिक्स प्राइस, मतलब जो MRP छपा रहता है वो फिक्स प्राइस नहीं होता किसी चीज़ का। देखो मैंने स्टार्टिंग में ये बताया था कि जो आप कुरकुरे लेते हैं वो 5 रुपये का छपा रहता है ना, तो मैंने बोला था कि आपको उससे कम प्राइस का लेना चाहिए ना, तो इसी वजह से मैंने बोला था, क्योंकि जो MRP रहता है वो फिक्स नहीं रहता कि उसका सामान का दाम इतना ही है, वो बस एक मैन्युफैक्चरर के द्वारा जो है लेबल लगा दिया जाता है कि इससे कम दाम पे आपको ये सामान मिलेगा। ठीक है। उससे ज़्यादा कोई लिया तो तुरंत कंप्लेन करो, ये तो अच्छी बात नहीं है। देखो वैसे तो कई बार आपने देखा होगा कि आपको MRP की ज़्यादा प्राइस पे सामान दे दिया होगा ना सेलर, तो ऐसा बहुत बार होता है, तो हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते, कई बार हम लोग तो कंप्लेन नहीं करते, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जब सारा यूनिट बना है कंप्लेन करने के लिए, अगर तुम्हारे साथ ऐसा होता है तो ऑफकोर्स तुम कंप्लेन करो। ठीक। अच्छा कमेंट में बताना किसके साथ ऐसा हुआ है कि वो सेलर्स ने MRP से ज़्यादा अमाउंट पे तुम लोग को सामान दे दिया है जो तुमने खरीदा हो। नाउ व्हाट इज़ MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ठीक, क्या होता है देखते हैं। MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है। ठीक। द MRP इज़ नॉट फिक्स बाय गवर्नमेंट, मैंने अभी बताया कि ये जो गवर्नमेंट के द्वारा नहीं फिक्स किया जाता कि बस इस सामान का बस इतना ही दाम रहेगा या यही दाम जो है सेलर लेगा। इट इज़ ए मैक्सिमम रिटेल वैल्यू, मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू रहता है कि किसी सामान का ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस अगर रहेगा तो इतना होगा, जो कि मैन्युफैक्चरर के द्वारा ये जो है डिसाइड किया जाता है ना, नॉट अ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के द्वारा रहता है तो तुमको जितने का है उतना देना पड़ता है, लेकिन ये मैन्युफैक्चरर के द्वारा मैक्सिमम यूनिट दिया गया है कि मतलब ये मैक्सिमम है, एकदम सबसे ज़्यादा मैक्सिमम, इससे कम प्राइस में ही तुम्हें प्रोडक्ट या कमोडिटी मिलेगी। ठीक है। मैक्सिमम रिटेल वैल्यू है ये MRP। और जो मैंने बताया था कि MRP से कम ही प्राइस लो, मतलब MRP किसी चीज़ का प्रोडक्ट का जो तुम ले रहे हो देख के उससे कम का प्राइस दो। ठीक है।
तो ये सब में तो लागू हो सकता है, लेकिन जो मैंने बताया अभी कुरकुरे के केस में, अगर तुम इससे कम दोगे, 5 रुपये वैसे भी बताओ कम इतना प्राइस है, उससे कम दोगे तो बेचारा वो सैलरी तुमको मारने लगेगा। तो ऐसा नहीं करना है। वो मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, उतना मैक्सिमम हो सकता है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा अगर तुमसे ले रहा है वो सेलर किसी कुरकुरे या किसी सामान के या किसी भी सामान के, ये तो हर सामान पे लागू होगा, चाहे छोटा चाहे बड़ा, अगर उससे ज़्यादा ले रहा है तो तुमको उसके खिलाफ़ आवाज़ उठानी है या फिर तुमको उसका कंप्लेन करना है, ठीक है। इसलिए अब से ध्यान देना, जहाँ पे भी कोई प्रोडक्ट खरीदना हो पहले उसका MRP चेक करना। नाउ मोर टू नो, इन रिसेंट टाइम्स द राइट टू इंफॉर्मेशन हैज़ बीन एक्सपेंडेड टू कवर वेरियस सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट इन अक्टूबर 2005। मतलब कह रहा है कि रिसेंट टाइम में देखा गया राइट टू इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन एक्सपेंडेड, मतलब जो राइट टू इन्फॉर्मेशन मैंने बताया था वो उसमें और वृद्धि देखी गई, एक्सपेंड हुआ। वो किस लिए एक्सपेंड हुआ? टू कवर वेरियस सर्विसेज, कुछ और सर्विसेज उसमें ऐड हुई जो कि गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की गई हैं इन अक्टूबर 2005 में। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनेक्टेड अ लॉ, एक और लॉ उसमें जुड़ा, वो क्या है? वो है RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। ये राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट उसमें और जुड़ा, ठीक है। ये क्या है? विच इंश्योर इट्स सिटीजन ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। मतलब ये इंश्योर करता है कि जो है, चाहे वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट क्यों ना हो, सिटीज़न के पास ये राइट है कि वो सारा इन्फॉर्मेशन ले कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कैसे फंक्शन कर रहा है, ठीक। एंड द इफेक्ट ऑफ RTI कैन बी अंडरस्टूड बाय एग्जाम्पल ऑफ अमृता। मतलब कह रहा है कि इसका एग्जाम्पल तुम अमृता के केस की मदद से समझ सकती हो कि क्या है RTI, ठीक है, क्या प्रभाव RTI का पड़ता है, ठीक है। देखते हैं। अमृता इज एन इंजीनियर, शी सबमिटेड हर रिज्यूम। मतलब अमृता जो है एक इंजीनियर थी जो अपना रिज्यूम किसी कंपनी में सबमिट किया और उसके साथ साथ इंटरव्यू भी दी, ठीक है। बट फॉर द लॉन्ग टाइम शी डिड नॉट रिसीव एनी इन्फॉर्मेशन। लेकिन लंबे समय तक उसने कोई जानकारी नहीं प्राप्त की, किसकी? रिजल्ट्स की। द ऑफिशियल ऑफ द कंपनी, मतलब उस कंपनी के जो ऑफिशियल्स हैं या ऑफिसर्स हैं वो जो है रिफ्यूज़ कर दिए। कंपाइल विथ हर क्वेरीज, मतलब उसके जो वो क्वेश्चन पूछ रही थी या उसकी जो क्वेरी थी, जो वो जानना चाहती थी, उसको डाउट्स को भी उन्होंने क्लियर नहीं किया और मना कर दिया। सो ही फिल्ड एन एप्लीकेशन अंडर RTI। तो उसने एक एप्लीकेशन फिल किया RTI के अंदर, जो अभी ऊपर मैंने बताया, सेइंग दैट इट वाज हर राइट टू नो। कहती है कि उसका ये अधिकार है जानने का। रिजल्ट इन टाइम, मतलब अपने रिजल्ट को अपने समय पर जानने का उसका अधिकार है। सो दैट शी कुड प्लान हर फ्यूचर, जिससे वो अपना फ्यूचर प्लान कर सके। शी सून गॉट हर अपॉइंटमेंट लेटर। मतलब कह रही है उसके बाद उसने जल्दी अपना अपॉइंटमेंट लेटर रिसीव कर लिया या पा लिया। मतलब समझ रहे हो, समझ में आया इसका काम? मतलब चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो चाहे नॉर्मल हो, ये एक्ट के अंदर तुम्हारे पास ये अधिकार है कि तुम उस चीज़ की जानकारी लो जो तुम सर्विसेज या कोई भी चीज़ तुम जो है फंक्शन कर रही है किसी चीज़ में दिए हो, या किसी गवर्नमेंट हो या फिर ऐसी कंपनी हो या फिर कहीं भी जॉब हो या फिर कोई भी अथॉरिटी हो जिससे तुम अपना एप्लीकेशन सबमिट किया या फिर कुछ दियो जिसका तुम्हें जानकारी तुम्हें चाहिए लेकिन वो तुम्हारे पास नहीं पहुंच रही है टाइम से, तो उसका तुम्हारे पास अधिकार है इसको लेने का, ठीक है। राइट टू इन्फॉर्मेशन है। अगर तुम्हें जैसे कोई ऑफिशियल्स है या गवर्नमेंट जॉब्स है, तुम भरे हो, उसका एग्ज़ाम भी दियो लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है, तुम्हें उसकी जानकारी नहीं मिल रहा है, तो तुम राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के फॉर्म भर के तुम अपना जो है शिकायत बता सकते हो। नाउ कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। क्या है कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी? चेक क्वालिटी एंड सेफ्टी। देखो एक कंज्यूमर के तौर पे तुम्हें क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए, तो वो देखो, क्वालिटी चेक करना चाहिए जो प्रोडक्ट तुम खरीद रहे हो, और सेफ्टी है कि नहीं तुम्हारे लिए, वो सेफ़ है कि नहीं, ठीक है, ये चेक करना चाहिए। रीड लेबल, और सबसे पहले देखो लेबल्स में सारा चीज़ रहता है, लेबल्स में MRP, एक्सपायरी और जो मैन्युफैक्चरिंग सब डेट रहता है, तो वो सब पहले चेक कर लेना चाहिए। आस्क फॉर बिल्स, बिल्स की बात करना चाहिए तो उसमें भी सारे चीज़ चेक करना चाहिए। यूज़ लीगल रेमेडीज़, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो लीगल तौर पे उसका सोल्यूशन तुम्हें ढूंढना चाहिए एज अ कंज्यूमर। रिपोर्ट अनफेयर प्रैक्टिसेस, अगर तुम्हारे साथ हुआ है धोखाधड़ी, जो एक्सप्लॉयटेशन का फॉर्म मैंने बताया है उसमें से अगर कोई तुम्हारे साथ हुआ है तो तुम उसके साथ रिपोर्ट कर सकते हो उसके खिलाफ, ठीक है। नाउ लीगल मेजर्स, क्या क्या जो है लीगल मेजर जो है लागू किया गया है वो देखते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है लागू किया गया है 1986 में, जो कि अपडेट हुआ था और 2019 में एक बार अपडेट हुआ है, ठीक है। नाउ अदर लॉज जो है गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया है। फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, मतलब जो खाने में मिलावट होती है उसका भी एक एक्ट जो है गवर्नमेंट चलाई है। इसेंशियल कमोडिटी एक्ट, ज़रूरी के जो सामान है उसमें जो मिलावट होती है तो उसके लिए भी इसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो है चलाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। नाउ कंज्यूमर फोरम्स क्या होता है?
इट इज़ कॉमनली नोन एज कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। कंज्यूमर फोरम को हम एक और नाम से जानते हैं जो कि है कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। दिस ऑर्गेनाइजेशन आर द रिजल्ट ऑफ कंज्यूमर मूवमेंट। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये कंज्यूमर मूवमेंट का रिजल्ट है। जो कंज्यूमर मूवमेंट मैंने स्टार्टिंग में बताया था ये उसका रिजल्ट है। दिस ऑर्गेनाइजेशन गाइड कंज्यूमर ऑन हाउ टू फाइल केसेस। ये ऑर्गेनाइजेशन बताता है कंज्यूमर को कि वो कैसे अपना फाइल जो है करे केस इन द कंज्यूमर कोर्ट। कंज्यूमर कोर्ट में अपना केस कैसे फाइल करे। गवर्नमेंट सपोर्ट देम फाइनेंशियली और क्रिएटिंग अवेयरनेस अमॉन्ग पीपल। मतलब जो है कंज्यूमर फोरम्स है उनको गवर्नमेंट सपोर्ट करती है क्योंकि वो जागरूकता फैला रहे हैं कंज्यूमर में या फिर पीपल्स में। समटाइम दे ऑल्सो रिप्रेजेंट इंडिविजुअल कंज्यूमर इन द कंज्यूमर कोर्ट। कई बार ये जो है कोई कंज्यूमर की जगह अपने रिप्रेजेंट करते हैं कोर्ट में। जैसे कोई कंज्यूमर नहीं आया तो ये ऑर्गेनाइजेशन उनके जगह पे उस कंज्यूमर की जगह पे ये जो है रिप्रेजेंट करती है कंज्यूमर कोर्ट में। ठीक है। If you are living in residential colony or any unfair trade practices occurs, then a resident welfare association take up the case on their behalf। मतलब कह रहा है कोई अगर रेसिडेंशियल कॉलोनी में तुम रहते हो वहाँ कोई ऐसे ट्रेड गलत मार्केटिंग प्रैक्टिसेस हुए अनफेयर जो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं कंज्यूमर को, ऐसा प्रैक्टिसेस देखने को मिली तो वहाँ पे जो रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन बना गया है गवर्नमेंट के द्वारा वो सारा केस अपने बिहाफ में मतलब अपने जो है अपने दम पे लेके केस जो है सॉल्व करवाती है या फिर वो साथ में रहती है कंज्यूमर के साथ कि वो केस उसका जो कंज्यूमर कोर्ट में जाए तो उसमें ये ऑर्गेनाइजेशन साथ में रहती है जो है जस्टिस करवाती है। ठीक। 3 tier क्वेसी जुडिशियल मशीनरी सेटअप अंडर कोपरा फॉर रिड्रेसल ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट। मतलब 3 tier का एक जुडिशरी सिस्टम जो है कोपरा जो मैंने बताया था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जो है चलाया गया है जो है कंज्यूमर के दिक्कतों का निवारण करने के लिए, कंज्यूमर के परेशानियों का निवारण करने के लिए। पहला क्या है एट नेशनल लेवल, एक नेशनल लेवल पे चलाया गया है। वो क्या है नेशनल कंज्यूमर कमीशन जो बना है वो नेशनल लेवल का है जिसमें जो कि लोकेट किया गया है न्यू दिल्ली में और वो डील करता है उस केसेस में कि जिसमें जो है कंज्यूमर का नुकसान हुआ है 1 करोड़ से ज़्यादा। ठीक है। एट स्टेट लेवल पे क्या होता है स्टेट कंज्यूमर कमीशन है तो वो क्या करता है वो केस डील करता है जिसमें जो है कंज्यूमर एक्सप्लॉइट होता है 20 लाख से 1 करोड़ के बीच में होता है। ठीक है। और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है या डिस्ट्रिक्ट फोरम होता है तो वो डील करता है केस का अप टू 20 लाख मतलब 20 लाख तक। नो फीस फॉर कंप्लेन फॉर क्लेम अप टू 5 लाख। मतलब कोई फीस नहीं लगेगा। मतलब ये सब कमीशन में जाओगे तो पहले फीस लगेगा फाइल करने के लिए, लेकिन अगर तुम्हारा कंप्लेन जो है या फिर तुम्हारा नुकसान जो है 5 लाख से अंदर ही अंदर है मतलब 5 लाख तक का है तो उसके लिए तुम्हारे पास कोई फीस नहीं लगेगा जजमेंट के लिए या फिर जजमेंट का क्या जजमेंट नहीं मतलब फॉर्म फिलअप के लिए या फिर जो भी प्रोसेस है उसमें जो पैसा लग रहा है तुम्हारा तो वो पैसा तुम्हारा फीस नहीं लगेगा। ठीक है। नाउ दिस को टेक कंप्लेंट ऑफ कंज्यूमर अगेंस्ट द ट्रेडर एंड मैन्युफैक्चरर। मतलब ये कोर्ट जो है कंप्लेन लेते हैं कंज्यूमर का अगेंस्ट द ट्रेडर या मैन्युफैक्चरर के प्रति जो कंप्लेन देता है उसको लेते हैं। प्रोवाइड रिलीफ एंड कंपनसेशन जो है कंपनसेशन प्रोवाइड करते हैं या तो रिप्लेसमेंट प्रोवाइड करवा देते हैं कंज्यूमर को। ठीक है। इफ़ द केस डिसमिस इन डिस्ट्रिक्ट लेवल देन कंज्यूमर कैन अपील इन स्टेट और नेशनल लेवल। अगर उसका केस जो है डिसमिस कर दिया गया डिस्ट्रिक्ट लेवल के द्वारा तो वो कंज्यूमर जो है वो स्टेट और नेशनल लेवल में जा सकता है अपनी शिकायत का निवारण करवाने के लिए। दिस शो राइट टू रिप्रेजेंट। मतलब ये दिखाता है कि अपने आप को प्रेजेंट करने का आपको सबको अधिकार है। नाउ हाउ टू फाइल अ कंप्लेंट। कैसे अपना कंप्लेंट फाइल करें। राइट कंप्लेंट लिखो कंप्लेंट एज डॉक्यूमेंट एंड बिल्स। अपना डॉक्यूमेंट ऐड करो अपने बारे में अपना पता और उसमें बिल्स ऐड करो जो तुमने प्रोडक्ट खरीदे हैं जिसकी वजह से तुमको ये एक्सप्लॉइटेशन देखने को मिला है उसका बिल्स ऐड करो उस प्रोडक्ट का। फाइल इन एप्रोप्रिएट फोरम। फाइल को एक एप्रोप्रिएट फोरम में उसको अटैच करो। ठीक है। ऑनलाइन फिल होता है जैसे ई दाखिल पोर्टल है उसमें ऑनलाइन ही फिल किया जाता है ना। ठीक है। ये प्रोसीजर है। नाउ कंज्यूमर अवेयरनेस कैंपेन। क्या क्या कैंपेन चलाया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा कंज्यूमर को अवेयर करने के लिए तो वो है जागो ग्राहक जागो। ये कैंपेन है ये तो सबने सुना होगा मेरे ख्याल से गवर्नमेंट कैंपेन है। ठीक है। मीडिया के द्वारा भी कंज्यूमर को अवेयर किया जाता है टेलीविज़न रेडियो न्यूज़पेपर के द्वारा। नाउ NGO प्ले एक्टिव। इसमें NGO बहुत मदद करते हैं इसमें। नाउ लोगोस। लोगोस क्या है। ठीक। ISI एगमार्क और हॉलमार्क ये सब क्या है लोगोस चलो देखते हैं। ISI ऑल्सो नोन एज ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड। ISI को हम ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड BIS के नाम से भी जानते हैं। इट हेडक्वार्टर इज़ इन न्यू दिल्ली। मतलब इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। These logos and letters are a certification issued by government। मतलब ये लोगो जो है एक सर्टिफिकेट है गवर्नमेंट के द्वारा ना जो कि एज्योर करता है क्वालिटी ऑफ गुड
जो बताता है कि जो भी गुड पे ये लगा रहेगा उसके क्वालिटी है, उसमें गुणवत्ता है। ठीक है, ये सर्टिफिकेट के तौर पे गवर्नमेंट द्वारा लगाया जाता है किसी प्रोडक्ट पे। ठीक, ऑर्गेनाइजेशन दैट मॉनिटर एंड इशू दिस सर्टिफिकेट अलाउ प्रोड्यूसर्स टू यूज़ देयर लोगोस। मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि मॉनिटर करते हैं एंड इशू दिस सर्टिफिकेट, मतलब कि जो देखते हैं कि कैसे लग रहा है, क्या फिर कहाँ लग रहा है, और इशू करते हैं ये सर्टिफिकेट को। ठीक, गवर्नमेंट तो खुद करेगा नहीं, ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, उसके जरिए काम होता है। ठीक है, तो जो ऑर्गेनाइजेशन ये इशू करते हैं सर्टिफिकेट, वो अलाउ करते हैं, जो कि प्रोड्यूस करता है, ये जो गवर्नमेंट द्वारा चलाया गया उन लोगों को यूज़ करे। लेकिन कुछ क्वालिटी स्टैंडर्ड को उन लोगों को फॉलो करना पड़ता है प्रोड्यूसर को, तभी उनके प्रोडक्ट्स पे ये मार्क लगता है। इट इज़ नॉट कंपल्सरी फॉर एवरी प्रोड्यूसर, ये हर प्रोड्यूसर के लिए ज़रूरी नहीं है ये मार्क लगवाना। देखो किन किन प्रोड्यूसर के लिए ज़रूरी है वो बताया जाएगा अभी आगे। मैंडेटरी फॉर सम प्रोडक्ट्स प्रोड्यूसर विच अफेक्ट हेल्थ, मतलब उन प्रोड्यूसर्स के लिए ज़रूरी है जो कि कंज्यूमर के हेल्थ पर इफेक्ट डालेगा। ठीक है, या सेफ्टी पे इफेक्ट डालेगा, या मास कंजप्शन में जो यूज़ किया जाता है कंज्यूमर के द्वारा, ये उन सब सामानों पे लगता है। जैसे कि एग्जांपल देखो, एलपीजी सिलेंडर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और मास प्रोडक्शन इसका होता है, मास यूज़ किया जाता है। फूड कलर एंड एडिटिव्स, फूड कलर जो हम लोग खाने में डालते हैं, उन सब चीज़ों में जो ये सब मार्क लगा रहता है, ताकि ये बताता है कि उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है या वो शुद्ध है, उसमें कोई मिलावट नहीं है, गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जाता है ना। सीमेंट हो गया, पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर हो गया, इस सब में ये स्टैंप लगा रहता है, ये उसकी क्वालिटी को, स्टैंडर्ड को दिखाता है। ठीक, देखो नीचे ISI का सिंबल भी दिया गया है ग्राफ में, वो तुम देख सकते हो। ऐसा ही मार्क जो है किसी प्रोडक्ट में दिया गया है, तुम देखो तो समझ लेना वो क्वालिटी स्टैंडर्ड को फॉलो करता है। ठीक है, नाउ नोट, ISI इज़ फॉर इंडस्ट्रियल एंड कंज्यूमर गुड्स, मतलब जो ISI है वो इंडस्ट्री और कंज्यूमर गुड्स के लिए, मतलब जो सामान है उस पर लगता है। ठीक है, इंडस्ट्री के। लेकिन जो एगमार्क है इस फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, लेकिन जो एगमार्क जो लोगो होता है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे लगता है, या जो खाने पीने के सामान है उस पर लगता है। ठीक है, एगमार्क इज इम्प्लीमेंटेड अंडर द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट 1947। एगमार्क जो है इम्प्लीमेंट किया गया था किसके अंडर? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्ट है जो कि ग्रेडिंग और मार्केटिंग का है, उसके अंदर जो 1937 में लागू किया था, ये एक्ट लागू हुआ था एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्ट, उसके द्वारा एक एगमार्क जो है इम्प्लीमेंट किया जाता है, जो कि अमेंड किया गया था 1986 में। मतलब इस एक्ट के अंदर जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्ट है, इसके अंदर ये एगमार्क लगाया जाता है। ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ISO, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, स्टैंडर्डाइजेशन का है ISO, वर्क एट इंटरनेशनल लेवल, ये इंटरनेशनल लेवल पे ये जो है काम करता है ये ऑर्गेनाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन के लिए, स्टैंडर्ड के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल लेवल पे काम करती है। जैसे मैंने बताया अभी भारत के लिए ISI है जो गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया था, एगमार्क है, वैसे इंटरनेशनल लेवल पे ISO है। ठीक, हाँ, लोकेटेड इन जेनेवा एंड एस्टैब्लिश इन 1947, मतलब इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ से ये सब काम होता है, इसका जो हेड ऑफिस है लोकेटेड इन जेनेवा में है, और ये एस्टैब्लिश कब किया? 1947 में। ठीक, और 1947 तो मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं है। नाउ कंक्लूजन, अब देखो कंक्लूजन क्या है। बी इन्फॉर्म्ड एंड रिस्पॉन्सिबल, तुम्हें इन्फॉर्म्ड रहना है और रिस्पॉन्सिबल रहना है अपने प्रति, अपने प्रोडक्ट के प्रति, मतलब कि जो तुम खरीद रहे हो उसके प्रति। ठीक, इन्फॉर्म रहना है, उसके बारे में जानना है, रिस्पॉन्सिबल रहना है, क्यों तुम्हारे लिए सही है कि नहीं, ये सब चीज़ देख के करना है। ठीक, यूज़ अवेलेबल प्रोटेक्शन, अवेलेबल प्रोटेक्शन का यूज़ करो। अगर राइट तुम्हारे पास इतने ढेर सारे राइट गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड किया गया है, उसका यूज़ करो और एक्सप्लॉयटेशन से बचो, प्रोटेक्ट करो खुद को और बाकी लोगों को। स्ट्रॉन्ग मूवमेंट, स्ट्रॉन्ग मूवमेंट बेटर सेफ्टी, जितना स्ट्रॉन्ग मूवमेंट रहेगा, जितने कंज्यूमर इसमें शामिल होंगे, उतना ज़्यादा सेफ्टी प्रोवाइड होगा उन लोगों को। 3 टायर स्ट्रक्चर जो मैंने बताया था, डिस्ट्रिक्ट का जो रहता है अप टू 1 करोड़ तक होता है सॉल्व केस, और स्टेट लेवल का 1 to 10 करोड़ तक होता है, नेशनल का अब 10 करोड़ जो रहता है केसेस उसमें होता है सॉल्व। ठीक है, नो फीस फॉर कंप्लेंट अप टू 5 लाख, मतलब कोई फीस नहीं लगता अगर तुम्हारा कंप्लेन जो है ट्रेडर्स या मार्केटर के खिलाफ अप टू 5 लाख, मतलब 5 लाख तक का, ठीक, नुकसान हुआ है ट्रेडर्स या मार्केटर के द्वारा, तो उसका कोई फीस तुम्हारा फाइल करने में कंप्लेन नहीं लगेगा। ओके, आई होप यू विल अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ चैप्टर 5th। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।